Hey guys, this is Professor GB जोशी। आज हम बात करेंगे कुछ जो नया सिलेबस 1 जुलाई से जो आया है, 1 जुलाई को जो ICI के वेबसाइट पे आया है और जिसके तहत जून 24 के सारे अटेम्प्ट उसके आगे के ये नए सिलेबस के बेसिस पे होने वाले हैं। तो बच्चों आज हम देखते हैं कि ये दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, जो अभी तक का सिलेबस था और जो नया सिलेबस आया है वो क्या है। I am teaching to the students the subject of mathematics since 1994, where you guys were not even born. तो वहाँ से अगर इसके तरफ देखेंगे तो ये सीए के फाउंडेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस टाइम टू टाइम होते आ रहे हैं। I remember way back in 1994 this course was started and its name was CA Foundation course. 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 100 मार्क्स के। अकाउंट्स था, मैथ्स था, उस समय इकोनॉमिक्स था ही, लॉ था। बीच में 2003 में उस फाउंडेशन का नाम बदलकर वो नाम रखा गया प्रोफेशनल एजुकेशन 1, दैट इज PE1। नाम बदला लेकिन बहुत सारे कंटेंट जो था वह सारा सब्जेक्ट का वो वही था। पर ये PE1 तक मैथमेटिक्स के बारे में अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी था, कुछ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री भी था, और वो जो पेपर देना था वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देना था। तो प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस आते थे, थ्योरम्स आते थे। लेकिन 2006 में ये जो PE1 कोर्स था उसका कन्वर्जन हो गया, दैट वाज कन्वर्टेड टू CPT कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अभी ये कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ऑल 4 सब्जेक्ट्स वेर मेड फॉर MCQ टाइप। तो 2007 फरवरी में ये CPT का फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया और उस समय शुरू में वो साल में 4 बार एग्जाम हुआ करती थी। बाद में उसको वापस 2 बार किया गया। चारों सब्जेक्ट्स MCQ स्टाइल के थे, तो उसमें एक दिक्कत ऐसी आती थी कि स्टूडेंट्स के राइटिंग प्रैक्टिस की वहां टेस्टिंग नहीं होती थी। इसलिए 2015-16 में इसे वापस चेंज किया गया और वो CPT का नाम बदलकर वापस CA फाउंडेशन कोर्स किया गया। और उसमें फिर पहले जो 2 पेपर्स थे, एक था अकाउंटेंसी, दूसरा पेपर था ऑफ कोर्स लॉ एंड BCR, और फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग का एक पेपर था और एक था इकोनॉमिक्स एंड BCK। ऐसे कहने के लिए 4 पेपर्स थे, लेकिन एक्चुअली आपको स्टडी करना था 6 सब्जेक्ट्स का, जिसमें BCR में आपको ज्योमेट्री भी करना पड़ता था, BCR में आपको ग्रामर भी करना पड़ता था, राइटिंग प्रैक्टिस भी करना पड़ता था। इस तरीके से पहले 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव थे, लास्ट 2 पेपर जो थे वो MCQ स्टाइल में थे। लेकिन लेकिन फिर बाद में बदल हो गया और फिर ऐसा थोड़ा सा ICI ने एज अ पॉलिसी अडॉप्ट किया कि जो स्टूडेंट के ऊपर बर्डन है वो बर्डन कहीं तो भी कम किया जाए। ये एक इसलिए सोचा गया कि बर्डन में क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई तो करेंगे लेकिन उसके डीप में जाके पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो ये सुपरफिशियल स्टडी का कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं था। मैथमेटिक्स के बारे में अगर स्पेसिफिकली बोलेंगे तो 2016 में जब CA फाउंडेशन का सिलेबस ड्राफ्ट किया गया तो एक बात हो गई, वो तो ट्रिग्नोमेट्री निकाल दिया, ज्योमेट्री भी निकाल दिया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जैसे जिसे कैलकुलस कहा जाता है उसका जो स्कोप था वो लिमिटेड रखा गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐसी हो गई कि लॉजिकल रीजनिंग नाम का एक पेपर 20 मार्क्स के लिए वहां इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि आप आगे चल के आपकी जिंदगी में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, IIM की कैट देंगे, फिर बैंक रिक्रूटमेंट टेस्ट देंगे, कोई भी अगर एग्जाम देंगे तो वन ऑफ द इंटीग्रल पेपर्स इज द लॉजिकल रीजनिंग। तो दिस पार्ट वाज इंक्लूडेड इन द सिलेबस फॉर 20 मार्क्स। अभी ये जो स्ट्रक्चर था वो चल रहा था, लेकिन इसमें 6 पेपर्स हो गए थे, 6 सब्जेक्ट्स हो गए थे 4 पेपर्स में।
तो आपका बर्डन कम करने के लिए फिर आईसीआई ने कुछ सालों में ये ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि इसको थोड़ा सा बर्डन को रिड्यूस करे। तो फिर अभी 1 जुलाई से जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें बीसीआर और बीसीके को अबॉलिश किया गया है। नाउ यू विल हैव टू स्टडी अकाउंटेंसी एंड लॉ फॉर 100 मार्क्स ईच इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एज वन पेपर एंड इकोनॉमिक्स एज वन पेपर फॉर 100 मार्क्स ईच, एंड दैट विल बी द एमसीक्यू फॉर्मेट। चलो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि ये मैथमेटिक्स में क्या बदल हुआ है। कोई ज़्यादा बदल हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि जो सिलेबस ड्राफ्ट किया गया था 2015-16 में वो पूरी तरीके से कॉम्प्रेहेंसिव था, वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव था और वो आसान भी था। तो इसलिए मामूली कुछ हल्के बदल हो गए। एक बदल हो गया है कि जिसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऐसा नाम जो चैप्टर का था, वो अभी बदल कर हो गया मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। एक छोटी सी कंसेप्ट नई ऐड हुई है एंड दैट इज सैम्पलिंग। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, वेरी यूजफुल कंसेप्ट। अगर सोचने की कोशिश करो कि आपको देखना है कि शेयर मार्केट, आपको शेयर्स परचेस करने हैं, which सेक्टर शेयर्स विल बी परफॉर्मिंग बेटर। आप जितने भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे लिस्टेड शेयर्स है, हर शेयर की तो पढ़ाई नहीं कर सकते, हर शेयर का एनालिसिस नहीं कर सकते। तो यू जस्ट हैव टू टेक अ सैंपल कि इतना स्टडी करो और फिर पूरे शेयर मार्केट के बारे में कंक्लूजन निकालो। तो ये जो है कि छोटा पार्ट स्टडी करो और फिर पूरे ग्रुप के लिए वो कंक्लूजन निकालो, ये जो सैम्पलिंग की थ्योरी है वो आपके आगे चल के फिनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो ये एक कंसेप्ट को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। और एक कंसेप्ट छोटी सी ऐसे इंट्रोड्यूस की गई है कि सेट रिलेशन फंक्शन नाम का एक जो चैप्टर पहले भी था उसमें एक थोड़ा सा इंक्लूजन हुआ है, और वो इंक्लूजन है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अभी ये लिमिट क्या होता है कि समझो, मान लो ऐसा, इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी देखो। समझो तुम बैलेंस शीट में जो रेशो निकाला जाता है, वन ऑफ दैट रेशो इज पीई रेशो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो। इफ दैट प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो चेंजेस, price of the share will change. So that PE ratio, suppose it goes on increasing, it approaches approximately becomes this much, then what will be its effect on the price of the share, on the price of that equity? ये एस्टिमेट करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेशन की जरूरत होती है, और वो जो अप्रोक्सीमेशन है वो लिमिट नाम के चैप्टर में कवर होता है। वैसे वो पहले सीपीटी के सिलेबस में था, लेकिन जो पहले बीच में जो सीए फाउंडेशन का कोर्स आया था 2016 में, जैसे मैंने आपको बोला, उसमें उसे रिमूव किया गया था, उसे दोबारा लिया गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी सिलेबस के बारे में ये हुई है कि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन में जो मैथमेटिकल पार्ट था, जिसे क्लासिकल मैथमेटिक्स कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स मैथमेटिक्स कहा जाता है, वो थोड़ा कम करके एप्लीकेशन को ज़्यादा अभी वेटेज दिया है। इसका मतलब क्या, जैसे डेरिवेटिव की कॉन्सेप्ट है, तो आपको देखो, समझो तुमने 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे अगर आप, और उसको टोटल कॉस्ट आती है 1000 रुपये, तो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट कितनी बनेगी, 1000 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 10 रुपीज। बट होता क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस में, शुरू में आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, तो कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे एक्सपर्टाइज डेवलप होता है, आप लर्निंग कर्व पे होते हो, तो वो कॉस्ट कम होती है। तो एक मार्जिन में, एक इंटरवल में कितनी कॉस्ट है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, एंड दैट मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव। तो इस तरीके के कुछ फंटेस्टिक एप्लीकेशन, इवन इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ फंटेस्टिक एप्लीकेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। दोस्तों, बाकी सिलेबस वही है, वेटेज ऑफ मार्क्स जो होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट का वो वही रहने वाला है। आपको मैं दोबारा बताता हूँ, जो नए सिलेबस में आए, जो चेंजेस हुए हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नए सिलेबस के बारे में जब डिस्कशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक बात ऐसी उठाई गई थी कि हर सब्जेक्ट का पासिंग लेवल 50-50-50 करो और एग्रीगेट भी 50। पहले क्या था, 40-40-40 और एग्रीगेट 50, ऐसा कहा गया था, ऐसा सजेशन था, ऐसा प्रपोजल था। 50-50-50-50 करो और एग्रीगेट 50। बाय गॉड्स ग्रेस दैट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड।
Now it is going to be 40, 40, 40, aggregate 50. So you have to be thankful to the Almighty. और एक बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है, बहुत यूजफुल सिलेबस है, आगे के इंटरमीडिएट और फाइनल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये लगता है। तो मेरे आपसे ये बहुत तहे दिल से ऐसी एक आपको रिक्वेस्ट है कि इन सब सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। सिर्फ एग्जाम में मार्क्स मिलाने के लिए हमें स्टडी नहीं करना है, हमें उसका क्या मीनिंग है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को अगर पहले तरीके से तैयार करेंगे जैसे हम इकोतो में करते आए हैं, सालों से करते आ रहे हैं, और उसका फायदा इंटरमीडिएट में और फाइनल में होता है, तो मैथमेटिक्स को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, यहाँ ज्योमेट्री नहीं है, पाइथागोरस नाम का वो एक आदमी बीच बीच में कभी भी आता नहीं है। So this is all going to be business mathematics, very interesting mathematics. Look at it with positivity, look at it with aggression, अच्छी तरीके से करो। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये नहीं समझता है या फिर कुछ आपको डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो कभी भी एकत्वम ऑफिस से कांटेक्ट करो और ऑफिस विल डायरेक्ट यू टू मी. आई विल बी देयर टू डिस्कस ऑल द थिंग्स विथ यू. आई विल बी ऑलवेज विथ यू because I believe that teacher is the second parent, and in the capacity of being parent I will be always with you. So God bless you guys. Love you all. Thank you.